हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन करता है। तो इस पर मैंने अभी तक एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोतों के बारे में, यानी कि जो मौर्य वंश है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। पहला मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो आपने पिछला वाला नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। अब आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि ये रियल फोटो नहीं है, ये इमेजिन किया गया है, काल्पनिक फोटो है। तो जन्म की बात करें तो 340 ईसा पूर्व बताया जाता है इसका जन्म हुआ था मगध में। हालांकि देखिए, प्राचीन काल की जो डेट्स होती हैं या जो वर्ष होते हैं उसमें कोई निश्चित हम नहीं कह सकते कि हाँ यही था। तो इसलिए 340 ईसा पूर्व एक अनुमान है, लेकिन ये सही होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप मोटे मोटे तौर पे याद रखिए। जन्म से वैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा। मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था, ये कन्फर्म है। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, और ये जैन मतानुयायी था। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, ये जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला था। और इसने संलेखना है जिसको संथारा कहते हैं, इसी की प्रक्रिया द्वारा इसने अपना प्राण त्यागा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक स्थान है कर्नाटक में, वहीं पर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। संस्थापक था मौर्य वंश का, और इसने स्थापना कैसे की थी? घनानंद को पराजित करके। जो इसके पहले अगर मौर्य वंश के पहले बात करें तो मगध पर शासन था नंद वंश का, और नंद वंश का एक शासक था घनानंद, जो बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है। तो घनानंद जो शासन कर रहा था उससे जनता काफ़ी त्रस्त हो गई थी, मतलब व्याकुल थी उसके शासन से। चाणक्य, आप जानते हैं चाणक्य एक ब्राह्मण था, उसने जो है घनानंद के दरबार में एक बार अपमानित हुआ था वो। तो उसने कहा था घनानंद से कि मैं आपका समूल नाश कर दूंगा, परिवार सहित मतलब। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को एक युद्ध में पराजित करता है। घनानंद भाग जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ, या कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि मारा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना देता है चाणक्य, और खुद प्रधानमंत्री बन जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अब चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था या क्षत्रिय था या शूद्र था, इसके बारे में भी विवाद है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ शूद्र मानते हैं। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सब में वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, लेकिन जितने भी बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय था। अब क्षत्रिय कहना थोड़ा ज़्यादा उचित लगता है, और इस पर ज़्यादा विद्वानों की सहमति भी है, क्योंकि जो चाणक्य था वो ब्राह्मण था, और वो वर्णाश्रम यानी वर्ण व्यवस्था का बहुत ही बेहतर ढंग से पालन करने वाला था, यानी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाता था। तो चूँकि शासन करना, राजा या राज करना ये पहले क्षत्रियों का काम होता था। तो कहा जाता है कि चाणक्य जो था उसने किसी क्षत्रिय को ही राजा बनाया होगा, इसलिए इस बात पे ज़्यादा विद्वान सहमत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय होगा। क्योंकि अगर ये क्षत्रिय नहीं होता तो शायद चाणक्य इसको राजा ही नहीं बनाता, क्योंकि
मैंने बताया ना, चाणक्य जो था वो वर्ण व्यवस्था में बहुत विश्वास रखता था। तो इतना तो हो गया कि ये क्षत्रिय था या शूद्र था, इतना जानकारी काफ़ी है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, सोचिए ईरान यानी फारस, पहले फारस बोलते थे, वहाँ से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। संधि हो जाने पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में उसको 4 क्षेत्र दिए थे। तो ये याद रखना आपको। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर हमला क्यों करता है चंद्रगुप्त मौर्य पर, ये थोड़ा समझ लीजिए 1 मिनट। देखिए सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो कहा जाता है ये जो है उत्तराधिकारी था सिकंदर का, क्योंकि सिकंदर के बाद आता है। तो सिकंदर घनानंद के शासनकाल में आया था और सिकंदर ने पश्चिमी क्षेत्रों को जीता था। भारत में तो नहीं प्रवेश किया था, लेकिन कि आप मान के चलिए पाकिस्तान के जो पश्चिम में है, अफ़गानिस्तान वगैरह के क्षेत्र को जीता था सिकंदर ने। बाद में जब सिकंदर वापस गया तो उसने बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ भारतीय शासकों को सौंप दिया, यानी भारतीय शासकों को सारे क्षेत्र वापस करके और फिर खुद चला गया। तो सिकंदर आया था वही सारे क्षेत्र लेने, वो कह रहा था कि जो सेल्यूकस निकेटर आया था वो वही सारे क्षेत्र वापस लेने आया था। उसने कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं वो यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र जीते थे, उन सारे क्षेत्रों को हम वापस लेंगे। तो इसीलिए सेल्यूकस निकेटर उन सारे क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए हमला करता है चंद्रगुप्त मौर्य पर, लेकिन कहा जाता है कि वो पराजित हो गया था और बाद में उसको संधि करनी पड़ी। तो संधि में ये हुआ कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिया, सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर ने भी कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे अफ़गानिस्तान के, जैसे एरिया को हेरात बोलते हैं आज, फिर अराकोसिया दिया, अराकोसिया कंधार, जिड्रसिया जिसको आज बलूचिस्तान बोलते हैं, एवं पेरीपेनिस दाई जिसको काबुल बोलते हैं। ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ऐसा माना जाता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक महास्थान नामक अभिलेख है, वहाँ से मिलती है। और दक्षिण में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी, इसकी जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मोरनानूर, ये दो तमिल ग्रंथ हैं, यहाँ से जानकारी मिलती है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। और अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश में जो है अभिलेख आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले, खासकर अशोक का जब मैं आपको पढ़ाऊँगा शासनकाल तो उसमें दिखाऊँगा, बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के। सोहगौरा ताम्रपत्र, ये भी एक अभिलेख है, गोरखपुर में मिला है। तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोहगौरा अभिलेख जो गोरखपुर से मिला है और महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश से मिला है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है कि जब अकाल पड़ा था मगध में तो उस टाइम आम जनता के लिए यानी लोगों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से राहत कार्य किए थे, इस बात की जानकारी मिलती है। इसके बाद रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख भी है। इससे भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। सौराष्ट्र ने जो गुजरात का क्षेत्र है उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से मिलती है। और जो सौराष्ट्र प्रदेश जीता था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल था पुष्यगुप्त। ओके, पुष्यगुप्त राजपाल था, मतलब सौराष्ट्र प्रांत जीता गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो वहाँ का राजपाल किसे बनाया? पुष्यगुप्त को। और कहा जाता है ये पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में।
कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था, सौराष्ट्र का राज्यपाल था, किसने नियुक्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहता हूँ, छोटा छोटा वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, अच्छा लगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम यही PDF आपको दे दिया जाएगा।